विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। 250 करोड़ रुपए में जमा करा दी रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूं, हर जगह आदिवासियों का आजादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं मानगढ़, जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी आज आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, और पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की 30 मिनट की स्पीच रहेगी आज, जो हम आपको सुनाएंगे। लोग उनकी स्पीच के दीवाने हैं। बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। गाड़ियाँ देखो, काफिला। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो स्ट्रगल मैं आपको बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। अब डायरेक्ट चलते हैं मोदी जी की स्पीच की तरफ। ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ આપણા દેશનો પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજી आदिवासी भील समाज के माताओं, बहनों, बंधुओं, नौजवानों, भाइयों और पत्रकार साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस भूमि को वंदन करने के लिए आए हैं, इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गोविंद गुरु की जो तपस्या थी, उनका जो त्याग और बलिदान था, 1500 से अधिक आदिवासी भाइयों का यहां जो बलिदान हुआ था, उसको वंदन करने आए हैं। हम प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। शहीद वंदना समारोह में उपस्थित विश्व के लोकप्रिय जननायक और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फागन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी, सांसद श्री जसवंत सिंह भाभोर, श्री कनकमल कटारा, संत अच्युतानंद जी महाराज बनेश्वर धाम, श्री महेश शर्मा शिव गंगा संस्थान, रामचंद्र जी महाराज महंत मानगढ़ धाम, विक्रमदास जी महाराज लक्ष्मणिया धाम, और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से वन बंधु भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ऐतिहासिक मानगढ़ हत्याकांड के वीर शहीद वनवासियों को नमन करने के इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना वक्तव्य हम सबको दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, सांसद कनकमल कटारा जी, जसवंत सिंह डामोर और महेश शर्मा जी, रामचंद्र जी महाराज साहब, संत अच्युतानंद जी महाराज साहब और यहाँ उपस्थित हमारे साथी मंत्रिमंडल के साथी महेंद्र मालवीय जी, अर्जुन बामनिया जी, रामलाल जाट साहब, भंवर सिंह जी भाटी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री जी पधारे। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि मेवाड़ की धरती, वागड़ की धरती का अपना एक इतिहास रहा है और मानगढ़ धाम ने जो इतिहास रचा है वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस जमाने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, जिसकी गाथा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई आपको, आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोहा लिया गया अंग्रेजों से। 1500 अधिक लोग आदिवासी भाई बहन मारे गए। तो आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। पाल ददभाव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, उसको भी 1922 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उनकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है। उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी जंग लड़ने के अंदर। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे। मौलाना आजाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं
नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस मौके पर क्योंकि समय की सीमा है, प्रधानमंत्री जी को बोलना भी है, जाना भी है, तो मैं खाली 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीवी योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उसका लोगों ने स्वागत किया। एक बात जो यहाँ पर पहले रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने, रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस पर हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी तेल निकलने के बाद में। 250 करोड़ रुपये में जमा करा दी रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा। और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे। भारत माता की दूर सुदूर से मानगढ़ धाम आए हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या
और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। और उनकी संप सभा, देखिए शब्द भी कितना मार्मिक है। संप सभा, समाज के हर तबके में संप भाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ,
वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन, तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच। मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए, 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश लरका आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। साथियों, गुलामी के शुरुआती सदियों से लेकर 20वीं सदी तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की मशाल को थामे न रखा हो। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू गारू के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी। और राजस्थान की ये धरती तो उससे भी बहुत पहले ही आदिवासी समाज की देशभक्ति की गवाह रही है। इसी धरती पर हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत बनकर के खड़े हुए थे। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के, इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर
उनका धन्यवाद करें। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। भाइयों बहनों, देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर और ओडिशा तक विविधता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आज देश स्पष्ट नीतियों के साथ काम कर रहा है। वनबंधु कल्याण योजना के जरिए आज जनजातीय आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आज देश में वन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरक्षित की जा रही है और साथ ही आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक कौशल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले, इसके लिए एकलव्य आदिवासी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यहां इस कार्यक्रम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूं, जहां गोविंद गुरुजी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक कैंपस का लोकार्पण करूंगा। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है। आपने देखा होगा, कल शाम ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। 300 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिज्म को भी बड़ा लाभ होगा, यहां के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी। साथियों, अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के
इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोविंद गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी धुनी से मिली हुई प्रेरणा से आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।